Then I have with us कामरान नासिर साहब जो कि CEO हैं JS ग्लोबल से, इनके ताल्लुक है इकोनॉमी पे खास तौर पे गहरी नजर रखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स पे गहरी निगाह रखते हैं. ही नोज व्हाट द नंबर्स आर, आगे चल के क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का. बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले हम देखते हैं की नंबर्स क्या हैं. तो अगर हम कुछ नंबर्स आपके सामने रख सकें, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अ की बैरोमीटर. इन्फ्लेशन के नंबर्स आपके सामने ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है. इन्फ्लेशन जो पीक आउट हुई थी, जिसमें हमने देखा था कि लास्ट ईयर अर्ली लास्ट ईयर जो सप्लाई साइड पे डिसरप्शन थी, जिसके बायस फूड प्राइसेस में इजाफा हुआ था, उसके बाद बतदरीज हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली प्राइसेस में डिक्लाइन देखा जा रहा है, जो आपकी फिगर्स पे सामने नजर भी आ रहा है. इसके बाद अगर हम दूसरी स्लाइड पे चलें तो हमें कुछ वेरिएंस नजर आएगा कि स्टेट बैंक ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि ओवर FY21 7 से 9% के दरमियान अगर आप रेंज देखें तो इन्फ्लेशन रहेगी, और मीडियम टर्म में 5 से 7% इन्फ्लेशन का टारगेट है. सो द टारगेट इज एक्चुअली सजेस्टिंग यू कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगी या इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कम रहेंगी इकोनॉमी में. तो अगेन दैट्स अ गुड न्यूज. अगर हम आगे चलते हैं, ओवरऑल लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा देखें तो पिछले साल आपको रेड कलर से नजर आ रहा है कि लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नेगेटिव थी, जबकि इस साल आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कंसिस्टेंटली आ रही है. तो मल्टी ईयर हाई भी लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग बना रही है. तो ओवरऑल इकोनॉमी के जो नंबर्स हैं उसमें हम टर्न अराउंड देख रहे हैं, जो हमें स्टेट बैंक की आदाद शुमार बता रहे हैं. अगर हम की ग्रोथ के भी फिगर देखें लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, तो अगेन फार्मास्यूटिकल्स में ग्रोथ आई है, और ऑटोमोबाइल सेल्स में इजाफा हुआ है. मुख्तलिफ सेक्टर, टेक्सटाइल अगेन इज पिकिंग अप द मोमेंटम, रिकॉर्ड ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी एक सेक्टर पे कंसंट्रेटेड नहीं है, ऑल्दो स्टार्ट तो वहां से हुई है लेकिन ब्रॉड बेस्ड है. सबसे पहले मैं डिबेट ओपन करना जो रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी आई है, क्विक फीडबैक दीजिएगा. देखिए राशिद ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया. थोड़ी सी चीज़ों को मैं एलैबोरेट करूं कि सेंट्रल बैंक का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरे ख्याल में हम थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं कि कमी भी रखते हैं जब उनकी तारीफ करनी जहां ज़रूरी हो. पहले उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म सहा, लेकिन ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड खासतौर पे जहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स चाहिए थे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए, सेंट्रल बैंक ने लिए. मॉनेटरी पॉलिसी में जो ये आउटलुक फ्यूचर का देना शुरू किया, आप ये समझें कि इसको लिखना भी शुरू किया. ऐसा कभी नहीं था कि ये डिस्कस नहीं होता था. तो डिस्कशंस होती थी, उसके ऊपर एक जनरल सेंस मिल जाती थी कि व्हाट द डायरेक्शन इज, बट द गुड प्रैक्टिस इज कि नाउ दे हैव ओपन इट अप कि जी फ्यूचर में क्या होगा और किस तरीके से जाएगी. तो मेरा ये ख्याल है कि 7% पे रहना इज़ द नीड ऑफ द आर, क्योंकि जब तक आपकी इकॉनमी पूरे तरीके से ग्रोथ मोमेंटम पिकअप नहीं करेगी, तब तक अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी फॉर दी मैन्युफैक्चरर. और इसमें जो उन्होंने इन्फ्लेशन की बात की कि वो 7 से 9% के दरमियान रहेगी, मेरा अपना ख्याल है 8 और 9 के दरमियान कहीं क्लोज होगी जो नज़र आ रहा है. इसमें एक चीज़ को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग जो ऑयल प्राइसेस हैं, मेरा ख्याल है 55-60 तक भी चली गई तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से स्पाइक लेके ये फर्दर ऊपर चली गई तो जो बात की जा रही थी ना कि इंटरनेशनल प्रेशर्स और कई चीजें, कोई ऐसे फैक्टर्स ना आ जाएं, सो फिर दैट वुड बी अ फैक्टर जो कि डिटरमिन करेगा कि आपकी पॉलिसी किस तरफ जा रही है, व्हाट इज द हेडविंड, एंड दैट वुड बी एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू नोट. फूड इन्फ्लेशन मुझे लगता है कि इट विल टेपर ऑफ, हाई बेस इफेक्ट है, उसके बाद जाके फिर ये थोड़ी सी नीचे जाएगी. सो इट विल वेरी, और नॉर्मलाइज करने की बात भी जो कर रहे हैं कि 5 और 7 के दरमियान रहेगी. यस, बिटवीन 6 और 7 इसके आसपास बिल्कुल. फिफ्थ स्लाइड लोड करे जो कि चैलेंजेस की ग्रोथ इन रियल जीडीपी की. इसके साथ ही मैं कामल साहब को भी शामिल करना चाहूंगा. कामल साहब, एक्सटर्नल अकाउंट पे हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली कुछ महीनों से सरप्लस था, लेकिन अराउंड 662 मिलियन डॉलर्स का डेफिसिट आया करंट अकाउंट में. That again has exposed some of the vulnerabilities within the trade account के थोड़ा सा वीट इंपोर्ट किया आपने, थोड़ी मशीनरी इंपोर्ट की, तो आप अगेन एक धचका आया. Is it big enough, और जिस तरह स्टेट बैंक बोलता है कि still we can manage around 1 बिलियन सरप्लस पे पूरे साल का? देखिए मेरा अपना ख्याल है कि ये अब नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हो रही है. पहले तो जो कोविड पीरियड था उसके अंदर तो हर चीज़ जो थी दैट वेंट डाउन, तो जब नीचे गई तो ऑब्वियसली ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी गवर्नमेंट की ऑलरेडी इन प्लेस थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही थी. तो उस कॉन्ट्रैक्शन पे अगर कोविड एक फोर्स मेजोर इवेंट है, सो सर्टनली यू वेंट इनटू सरप्लस. उस सरप्लस में क्या है, साथ ही रेमिटेंस तेज होना शुरू हुई, बट ये नॉर्मलाइज्ड है. ये जो 600-650 मिलियन आई और आगे जाते मुझे लगता है कि ये साल जो है अगर 1 बिलियन प्लस हो जाए या इवन एट पार भी चला जाए, सो आई एम नॉट वरीड एट दिस पॉइंट इन टाइम. मेरी ज़्यादा वरी इस चीज़ के ऊपर है कि देखें पॉलिसी में पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक शिफ्ट आया. ये शिफ्ट आसान नहीं है. मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जिसको गवर्नमेंट ने अपना, जिसे कहते हैं ना कि किबला, वो आपने पूरे तरीके से बदला है. आप एक इम्पोर्ट लेड ग्रोथ इकोनॉमी थे, आप अपनी जीडीपी ग्रोथ वहाँ से दे रहे थे, आपने उसको शिफ्ट करके एक्सपोर्ट की तरफ डायरेक्शन की है.
मुझे नहीं लगता कि इसके बहुत ज़्यादा समरात जो हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्हें मिलेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं और इनके इफेक्ट जो होते हैं ना वो अगली गवर्नमेंट्स, उनसे अगली गवर्नमेंट्स में आना शुरू होते हैं। बट वो डायरेक्शन को सर्टनली हमने चेंज करके फोकस अपना इनफैक्ट शॉर्ट टर्म कॉस्ट अपने ऊपर ले लिया, अपने पे ले लिया, और शॉर्ट टर्म में क्रिटिसिज्म अपने पे लिया है, क्योंकि इसका जो क्रिटिसिज्म होता है वो बड़ा सिवियर होता है और उसको एब्जॉर्ब करना ये आसान काम नहीं है। एंड टू मेक इट रियलाइज टू दी, जैसे कहते हैं ना आपकी जो आम आवाम है, उसके लिए इसके समझने का बैरोमीटर या उनकी लेवल जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, महंगाई क्यों हुई, प्राइस ऊपर क्यों गई, बिजली की कीमत क्यों ऊपर जाएगी, फलाना क्यों होगा, उनका फोकस वहां पे होगा। बट ये सारे मेजर्स लिए बगैर ये काम इस तरफ जाता नहीं है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सेकंड जो मेरा एक व्यू है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम बिल्कुल ये ना समझें कि 7% इज स्टैटिक। मैं जरा उसको क्लियर इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपके प्रोग्राम में लोगों की बढ़ जाए। 7% इज व्हाट वी सी अंडर द सिचुएशन कि ये रहेगी, लेकिन कोई भी वेरिएबल, जैसे मैंने आपसे कहा ऑयल, मैंने आपसे कहा और आपकी बहुत सारी चीजें हैं, करंट अकाउंट और दाएं बाएं, कोई भी चीज अगर आउट ऑफ सिंक होना शुरू होगी तो सर्टनली आएगा। और मेरा अपना ख्याल है कि 50-100 बेसिस पॉइंट की प्रोविजन ऑलरेडी आपकी मार्केट कर चुकी है इस पीरियड अगर सीएफए का जो सर्वे देखें तो उन्होंने भी 100 एग्जैक्टली 100-150 और 100 के ऊपर मेरे हिसाब से कोई क़यामत नहीं आएगी। इट विल स्टिल बी अ वेरी गुड सेल। और वो मुझे नजर इसलिए आता है कि आप 3 साल के बॉन्ड्स की ट्रेडिंग में यील्ड्स देखें और आप 10 साल को देखें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर आपको वो रिफ्लेक्शन उसकी नजर आ रही है कि एक्सपेक्टेशंस जो भी उन बॉन्ड्स को एक्यूमुलेट करें उनकी क्या बन रही है। सो दैट्स व्हाट आई सी। और ऑन एन ओवरऑल बेसिस आई थिंक वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, सर्टनली एक वेदर आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपकी क्रॉप डिस्टर्ब हुई है तो उसमें अगर कॉटन के ऊपर कोई मसला आया सो वो आप कंट्रोल नहीं करते। बट सर्टनली आई फील कि कल को आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन इसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ हमारी क्रॉप्स ऐसी हैं कि जो कि आपके रिसोर्सेज को खा जाती हैं। इसी पे कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास, अगर मैं राशिद साहब का भी इसमें इनपुट लेना चाहूंगा, अगर हमारे नाज़रीन को दिखा सकें कि जीडीपी में चैलेंजेस कहाँ हैं। अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखें तो वी हैड सम गुड टारगेट्स जो कि हम मीट नहीं कर पाए। सो एक्चुअली पीटीआई के गवर्नमेंट के जो 2 साल थे वो सारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो कामरान साहब बता रहे हैं कि एक बड़ी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो वो एक्चुअल जीडीपी और टारगेट जीडीपी में ह्यूज डिफरेंस के साथ आई। और अब जबकि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी ओवरऑल कोविड से रिवाइव कर रही है, तो जो टारगेट है 2% के अराउंड का, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मीट कर लेगी डिस्पाइट ऑफ द कोविड कंसर्न। सो जीडीपी इज नंबर 1 चैलेंज कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, दैट हैज टू बी सीन। तो ये नंबर्स में FY21 में ये नंबर्स नजर आने चाहिए आपको 2% जीडीपी ग्रोथ के अराउंड। अगर दूसरी स्लाइड हमें दिखाएंगे की सेक्टर्स में, सर्विसेज सेक्टर का अगेन आप टारगेट 2 साल में मिस किया हमने, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से पिकअप करना होगा, क्योंकि 2 साल आपने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कर ली, यहाँ से आपकी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गई है, डिस्काउंट रेट आपका रिकॉर्ड लो लेवल पे मौजूद है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप हो रही है। तो ये टारगेट्स यू हैव टू मीट जो सेट किए हैं आपने बजट के अंदर, जो स्टेट बैंक आपको बता रहा है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं, एग्रीकल्चर का जो कामन नासिर ने भी इसके बारे में बात की कि एग्रीकल्चर साइड से भी आपको टारगेट मीट करने होंगे। सो एग्रीकल्चर के टारगेट्स भी अगेन आप बाहर देखें और टारगेट पॉइंट्स देखें तो उसमें फर्क नजर आ रहा है। ओवरऑल हिस्टोरिकली भी फर्क रहा है, लेकिन आपको अभी ये मीट करना बहुत बहुत अच्छी एग्जांपल दे रहे हैं। देखें गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री पे, आप वियतनाम के एग्जांपल लें, वियतनाम ने क्या किया, स्टार्ट हुआ मोबाइल उन्होंने नहीं बनाया था, कहीं और बन रहे थे, उन्होंने पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की, अपने मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चला रहे थे, फिर अपनी असेंबलिंग फैसिलिटी लगाई, असेंबलिंग में लोकलाइजेशन हुई, अपनी डिमांड पूरी की और अब एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नाउ अलाउड। ये एसकेडी में आ रहा है। एसकेडी में आने में से क्या फायदा हुआ कि 25% इन्होंने ड्यूटी हटाई, उसकी पेनिट्रेशन बढ़ रही है। उसके पीछे इन्होंने पॉलिसी दी कि अब आप लोकलाइज करेंगे, जैसे ऑटो इंडस्ट्री में हुआ। सो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करेगी। और वो जो सवाल था ना जहां पे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इंपोर्ट और वैल्यूडेशन, देखिए इम्पॉसिबल है कि विदाउट वैल्यूडेशन यू आर गोइंग एनीवेयर, कोई भी नहीं जाएगा। दूसरी बात है कि इम्पॉसिबल है कि देखें इंपोर्ट को सेग्रीगेट कर लें, व्हाट इज एसेंशियल एंड व्हाट इज नॉट एसेंशियल। एसेंशियल में तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो दैट हैज टू बी इंपोर्टेड, कोई इनकार नहीं कर रहा। कुछ चीजें ऐसी होंगी सारी उम्र उसकी इकोनॉमिक्स पाकिस्तान में नहीं बनेगी। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जहाज बना रहे हैं आज, ठीक है, पाकिस्तान जहाज बना रहा है JF-17 थंडर और ये वो एक्सीलेंट प्लेन्स, बट डू यू थिंक हम उसका कभी इंजन बनाएंगे? जरूरत ही नहीं है, बिकॉज पूरी दुनिया को 2-3 बड़े इंजन मैन्युफैक्चरर जो हैं, वो जहाज किसी का भी हो, वो लॉकहीड मार्टिन का उड़ रहा हो, वो F-16 हो या फलाना तैयार हो, इंजन कहीं और से आ रहा है। मेटलर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसके अंदर स्पेशलाइज पूरी दुनिया में सरपास करता है US, ठीक है, चाइना उससे नीचे के ग्रेड में आता है। आपको अपनी नीश पकड़नी है, वेयर दैट नीश इज,
उसके अंदर आप वो बनाएंगे, डिपेंडेंस आप पे होगी. सो यू विल हैव टू इन द एंटायर वैल्यू चेन आपको अपना एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ता है. कल को जब आप उसमें ग्रो करना शुरू करते हैं तो फिर आपके पास मैस भी आ जाता है. ठीक है, ठीक है, मतलब ये कि आपने बिल्कुल वही एरिया बात कौन कही सा है इसके ऊपर वो, व्हाट इज दैट एरिया? देखिए उसको तो रिसर्च करके तलाश करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो हमारे वो चीज़ें जो कि लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, जिसके ऊपर हम ज़्यादा जो है हमारा एडवांटेज हो सकता है उसके ऊपर. जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अगेन माय क्वेश्चन इज कि आपको अगर बोइंग का एक पुर्जा एक बनाती है, पाकिस्तान की एक फर्म है गुजरावाला के अंदर, वो बोइंग का बाकायदा एक पुर्जा बनाती है. मतलब ये कि है इस तरह की एग्जांपल हमारे. मैं इसमें बाकी एक चीज़ को ऐड कर दूँ आपके लिए. देखें, एक्सपोर्ट इज़ एन इनिशिएटिव. दुनिया में कोई मुल्क एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो ऐसे नहीं कर रहा कि उसने स्टार्ट कर दिया. बिल्कुल एक्सपोर्ट जिस कंट्री से हो रहा है वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें. यू हैव टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स. गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ता है, बिकॉज इन एक्सचेंज व्हाट आर यू गेटिंग, यू बिल्डिंग अप रिजर्व्स. ठीक है, आप जापान को देखें. तो जापानीज ने क्या किया हुआ, कहीं उधर उनको प्रॉब्लम है कि यन की कीमत क्या चल रही है, फलाने की क्या चल रही है, उन्होंने कैसी पॉलिसी रखी हुई है. सो अनलेस रेंटल पाकिस्तान का भी फोकस गोइंग फॉरवर्ड, यू विल हैव टू फैसिलिटेट योर एक्सपोर्टर आउट ऑफ द वे जाके भी उस वक्त अपनी नीड असेसमेंट करें. मेरी आज नीड क्या है? मेरी नीड ये है कि मैंने 100 अरब रुपए का इंटरनेशनल कर्जा चढ़ा लिया, वो कर्जा मैंने उतारना है. मेरे पास दो स्पेसेस हैं. मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तान मार खाएगा और खाता रहेगा अगर फिस्कल साइड को एड्रेस नहीं करेगा. सो फिस्कल हैज टू बी एड्रेस नो मैटर व्हाट. वो एड्रेस करने के लिए आपको एक रूम क्रिएट करना है. वो क्रिएशन कहाँ से होगी? टैक्स कलेक्शन से और अपने खर्चे नीचे करना चाहिए. वो भी एक्सपेंडेड है. बहुत ही की पॉइंट. नाज़रीन, हम आपको कुछ डेट सर्विसिंग की स्लाइड दिखाऊंगा कि जो बताया नदीम साहब ने आपको कि एक महंगाई जो हुकूमत की तरफ से आ रही है. अब हमारा आर्गुमेंट ये है कि हुकूमत की तरफ से महंगाई नहीं आ रही, महंगाई आप में से ही मौजूद लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने पिछले सालों में एग्रीमेंट्स करवाए हुकूमत में रह के, और उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट्स करवाए आपके कि उस बिजली के पैदावारी सलाहियत भी कम थी, वो इस्तेमाल भी नहीं हो रही थी, और उस पर एक फिक्स्ड अमाउंट आपको रेंटल पे करना पड़ रहा था. ये पैसा आपकी जेब से निकल के ये जा रहा है उन इंडस्ट्रियलिस्ट की जेबों में जिन्होंने उस पॉलिसी के तहत प्लांट्स लगाए पाकिस्तान में. अब जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई और उसको प्रोपगेट किया और फायदा उठाया, आपका पैसा दरअसल उनकी जेबों में जा रहा है. सिंपल एज दैट ना, प्योर इकोनॉमिक्स. आप मेरी जेब से पैसा निकल के जा रहा है फी यूनिट, किन की जेबों में. अच्छा, कुछ जिस तरह कामन साहब ने बताया, हमें थोड़ी सी स्लाइड्स अगर आप रन कर सके हमें डेट सर्विसिंग की, तो हम डेट सर्विसिंग की ओवरऑल देखें तो 37% डेट सर्विसिंग एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू है. तो आप दरअसल अगर 100 रुपए टोटल रेवेन्यू आप टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू साल में कमाते हैं, तो 37 रुपए तो स्ट्रेट अवे आप दे देते हैं कि जो पुराना उधार था उसमें इंटरनेशनल डेट भी आया था, लोकल डेट भी आया था. लोकल डेट क्यों खड़ा हो गया आपको? उसमें एक बड़ा कंपोनेंट आपका सर्कुलर डेट का भी आ जाता है. सर्कुलर डेट क्यों किया? पॉलिसी आपने जो लगाई जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, पैदावारी सलाहियत से ज्यादा बनाने की कोशिश की, इनएफिशिएंट की, पुराने पावर प्लांट्स लाए, और अगेन आपकी जेब से पैसा निकला, बिजली की कीमत बढ़ेगी. ये गवर्नमेंट की जेब में पैसा नहीं जा रहा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, मैं आपको भी शामिल करना चाहूंगा, अगर टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर का देखें तो 25% है कि आपकी ओवरऑल जो आपको वो कर रहे हैं, आप जो टैक्स में डेट सर्विसिंग दे रहे हैं, वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर का आपका 25% है. तो अगेन 100 का अगर मवाजना लगाए तो 25 रुपए तो आप स्ट्रेट अवे डेट सर्विसिंग में दे देते हैं. अगर आप उसके बाद वाली स्लाइड्स में देखें तो ग्रेजुअली डिस्पाइट द फैक्ट के आपका टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू गुज़िश्ता 5-6 सालों में ग्रो हो रहा है, बट दैट इज नॉट इनफ. अगर आप डिवैल्यूएशन करेंगे और फिर रूपी बेस्ड अगर आप अपना उधार वापस करने पे जाएंगे, तो फिर आपको यही साइकिल में जाना पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ा के पैसा लेना पड़ेगा, और ये पैसा जाएगा उन पावर प्लांट्स की जेबों के अंदर. उनकी प्राइसेस आपने देखा, कोई तो है जो फायदा उठा रहा है. एक्चुअली आम आवाम की जेब से पैसा निकल के उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहा है. जिसने वो एग्रीमेंट किए, दे हैव टू बी कॉट. इजंट इट कॉल्ड एन इकोनॉमिक सिन? राशिद साहब जो बात कर रहे हैं, वो उनकी ख्वाहिश अच्छी है, सोच अच्छी है, और काश हम इस जगह पे होते. देखिए असल पॉसिबल आज नहीं कर रहे होते. मैं उसको मॉनिटर कर बाहर जा रहा हूँ. देखिए बात ये कि जब आपके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं ना होती, आपकी बार्गेनिंग पोजीशन इज जीरो. एंड सेकेंडली आई थिंक वी हैव बार्गेन्ड वेरी रॉन्गली जब हम इस पोजीशन में थे कि हम बार्गेन अच्छा करते हैं, जहाँ कहीं वी मेड बैड डील्स एंड वी डिड नॉट मेड. हमारे कोई डील की नहीं हमने तो बस जो कहा वो कर दिया. सो वी डिड नॉट कैपिटलाइज ऑन एनी अपॉर्चुनिटी दैट केम आवर वे. सो दैट्स वन. एंड सेकंड, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी इतनी बुरी थी और अभी भी है, लेट्स नॉट कॉल इट कि हमारी बहुत अच्छी है, हम तो एक आगाज की तरफ या एक अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. सो इसके अंदर कोई बार्गेनिंग पोजीशन आप देखें, आपको जो आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे आपको दबाने की, उन्होंने आपको तंग करना शुरू कर दिया. सो वी हैव गॉन इवन इनटू बार्गेनिंग पावर कम हुई है और ज्यादा कम होगी और हम और मुश्किल की तरफ जा रहे हैं.
सो दैट सिचुएशन अल्लाह करे कि वो हम उसको सीधा करें, बिकॉज आई बिलीव ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी कि फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, बिकॉज मिडल ईस्ट के अंदर जो चेंज आया, जिस तरीके से वहाँ कुछ और कंट्रीज़ की एक्सपेंशंस हो रही हैं और जिस तरीके से वहाँ पे पेनिट्रेशन हो रही है, उनकी साइट्स चेंज हो रही हैं और उन साइट्स पे जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान कभी उनकी वजह से नहीं गया। सो यू हैव अ सिचुएशन जो कि बेल्ट होके प्रेशर आप पे आएगा, सो उसको कैसे आप डील करेंगे, दैट वुड बी अ थिंग। कुछ स्लाइड दिखा सके, लास्ट स्लाइड हमारी जो है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी इकोनॉमी में अगर 100 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो उसका कितना फीसद मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बन के जाता है, दैट हैज टू बी सीन। सो ओवरऑल सिर्फ 11% आपकी ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मुराद ये कि अगर 100 रुपए का अजनास या गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 11 रुपए के जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट बन के फॉर फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉर फर्दर ग्रोथ इन द जीडीपीज फॉर ईयर टू कम। अगर इसको हम फर्दर ड्रिल डाउन करें तो एग्रीकल्चर में सिर्फ 3% जा रहा है अगर आप देखें, और मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 1.5%। तो आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो ग्रो आपकी जो जीडीपी आ रही है साल की, उसका सिर्फ 1% या 1.5% आप अगले सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर डाल रहे हैं। खासतौर पर बात आपने बात की ना कि ग्रोथ नहीं आई और क्या हुआ, देखिए याद रखें बेड़ा गर्क हमने बड़ी मेहनत से किया है जी हाँ, बहुत साल लगाए हैं, बहुत सोच समझ के स्कीम्स पैदा की हैं इस मुल्क में कि सत्यानाश कैसे करें। आपकी जो इन्वेस्टर रिटर्न में जो वेरियस क्लासेस ऑफ एसेट्स में जो डिस्पैरिटी है ना, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करो, केवाईसी होगी, ये होगा, 15% टैक्स लगेगा, रियल स्टेट में चले जाए तो कुछ नहीं। बिल्कुल, रियल स्टेट ने भट्टा बिठाया है इस मुल्क का बहुत ज्यादा। इन्वेस्टर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडस्ट्रियां बंद करके स्कीमें बनाई हैं, ठीक है, उसके अंदर ब्लैक मनी इंजेक्ट हुआ, जिसके पास पार्क करने के लिए नहीं था वो आपके इधर की सोसाइटी में पार्क हो गया, डीएचएस चला गया, फलाना चला गया, हर जगह गया, क्योंकि ब्लैक मनी के तो कोई ट्रैक ही नहीं है और कोई चीज पूछ नहीं रहा था। दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने ये पॉलिसी रखी कि आपकी आउटसाइड से रेमिटेंस पाकिस्तान में आए, नो क्वेश्चन आस्क्ड, वो यहीं हवाले से जाती थी, वहां से घूम के आती थी। सो बेड़ा गर्क किया हमने बहुत सोच समझ के। ये भी एक बड़ी सोची समझी हरकत है। सेकेंडली, अ पॉपुलेशन ऑफ 200 मिलियन प्लस, मेरे ख्याल में आप जिंदगी में बहुत बड़ी हिमाकत करें ना तो आप ऐसी पॉपुलेशन का बेड़ा गर्क करते हैं कि आपकी ग्रोथ ना आए। अदरवाइज यू आर 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इसको खिलाना भी है, इसने बीमार भी होना है, इसको दवाई भी चाहिए, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, यही तो मार्केट है। फिर मार्केट कहाँ ढूंढेंगे आप? दुनिया की 6ठी बड़ी मार्केट एग्जिस्ट कर रही है पॉपुलेशन में, तो कैसे हो सकता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग सही ना हो, यहाँ आईटी ना चले, जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर टूरिज्म ना चले। सो हमने वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर हमारी मतलब है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी टाइम पे आगे ब्यूरोक्रेसी इमरजेंसी भी लगेगी कि देयर इज अ लिमिट टू व्हिच यू आर गोइंग टू स्टॉप ऑल दिस, यू हैव टू गिव दिस इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। वो टाइम आ गया है कि देखिए आप अब ग्रेजुअली पुल नहीं आएगा इस मुल्क में, अब पुश आएगी। दैट पुश इज कमिंग। जो ये चेंज भी था गवर्नमेंट का, ये भी पुश ही थी, आगे भी पुश ही मिलेगी आपको और हर इदारे में मिलेगी। जिस जिस इदारे ने ज्यादा से ज्यादा अपनी अथॉरिटी खींची और उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उन सारे इदारों के पीछे आवाम जाएगी, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन। मेरे पास तो कोई और तरीका नहीं है ना कि आई हैव स्टडीड हियर, मैंने कमाया यहाँ पे, मेरा सारा कुछ यहाँ पे, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल में हाईलाइट किया। इवेंचुअली अगर आप एहतजाज कर रहे हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं तो आप कुछ डेटा निकालें और ये देखें कि पिछले दौर में कितनी किन किन लोगों की बढ़ी है। तो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ी है, तो उनको तो एहतजाज नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौर में बढ़ी है और अब फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ इस दौर में पड़ी है। और फिर हम सवाल पूछें कि ये कीमतें आवाम की जेब से निकल के किन के पास गई हैं, किस कंपनी का प्रॉफिट बना है, तो आपको IPPs नजर आएंगे जिनके जेब में ये पैसा जा रहा है। अब तो उनसे पूछें कि भाई आपकी क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है और किसने आपको इतना गंदा एग्रीमेंट बना के दिया था जो कि हुकूमत को आज तक भुगतना पड़ रहा है, तो वो जवाब देंगे मुस्लिम लीग नवाज और इन पुरानी पार्टीज का। और यही पार्टीज जाके एहतजाज में खड़ी हुई और एहतजाज कर रही हैं कि रेट बढ़ गए। तो आप समझें, आप इस बात को समझें कि आपकी जेब से पैसा लेके इन्हीं पार्टीज की वजह से इन IPPs की जेबों में जा रहा है और यही पार्टीज आपसे खड़े होकर एहतजाज कर रही हैं कि रेट बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।